तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना हमें ये बताया जाता है ये डीमंस पहले इंसानों के साथ इराक करते थे और इंसानों की प्रॉब्लम होने पर या फिर उन्हें कोई भी परेशानी होती थी तो डीमंस उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया करते थे। सीन शिवप्रताएं दोवी को दिखाया जाता है जो कि सुनसान रास्ते में भागते हुए कहीं जा रही होती है। सामने से किसी को आते हुए देखकर सोचने लग जाती है कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन जो कि मुझे मारने आया है या फिर बचाने। सीन शिवप्रताएं 200 साल पहले दिखाया जाता है कि एक चर्च में बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे जहाँ पर अचानक से एक डीमन पहुंच जाता है और इसका नाम भुवन था। लोग तो उसको देखकर डीमन आ गया है बोलकर भागने लग जाते हैं और वहीं एक छोटी बच्ची उसके ऊपर क्रॉस फेंक कर मारती है जिससे कि उसकी गाल पर एक निशान बन जाता है। बच्ची को क्रॉस साइन वापस देकर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और उसके गाल का निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही उसके चुटकी बजाते ही इसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और बाहर आकर बोलता है कि इंसान के सिर्फ 3 दुश्मन होते हैं, सिर्फ दूसरी उनकी जरूरत है और तीसरा इविल स्पिरिट्स। सामने ही एक आदमी अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन सब जगह तो अकाल पड़ा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। गुवन की चुटकी बचाते ही मछलियां पानी में जोर जोर से उछलने लग जाती है। वो आदमी उसे देखकर काफी शौक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर कोई 9 टेल फॉक्स तो नहीं हो। गुस्सा होते हुए एक बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे। वो चाहिए वो सभी स्पिरिट गॉब्लिन, बुड्ढे जैसे दिखने वाले ड्रैगन किंग और कुत्तों की तरह बदबू मारने वाले 9 टेल फॉक्स से कंपेयर करने की। मैं कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डीमन गोवन हूँ जिसे तुम सारे इंसान इवन स्पिरिट्स बुलाते हो। साथ ही वो उसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है कि 10 साल तक तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे लेकिन उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए ही अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। आदमी के ही पूछते ही कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या। गोवन बोलता है नरक। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि उसे कुछ भी नहीं सोचता और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। और इसी तरह से दोस्तों ये डीमंस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर जो भी उन्हें चाहिए होता है उसका लालच देकर उसे अपनी जाल में फंसा लेते हैं। सीन शिवप्रता है और प्रेजेंट यानी कि 2023 में दिखाया जाता है जहां हम दोही को देखते हैं जो कि कोरिया की सबसे बड़े फूड एंड बेवरेज कंपनी मीरे की CEO है और अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो कि इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मैडम जो है जिन्होंने बचपन में ही दोही के पेरेंट्स के मरने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था और उससे अपनी कंपनी यानी कि मीरे का CEO बनाया है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैडम जो चाहती है कि उनके मरने से पहले उनकी दोही एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ में सेटल हो जाए और इसलिए वो हमेशा उसके लिए ब्लाइंड डेट रखती रहती है और बेचारे दोही को भी उनकी बातें माननी पड़ जाती हैं क्योंकि वरना को बोलती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गोवान अपने ऑफिस में इन सारे घड़ियों को देख रहा होता है जो कि इंसान की लाइफ लाइन है जिनके साथ में गोवान ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिनमें से एक माफिया को उसकी सोल को लेने के लिए वो पहुंचा हुआ होता है और टाइम रोक कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो माफिया बॉस तो उल्टा गोवन के ऊपर अगली दोस्त चाहने लग जाता है। जबरदस्त फाइट होती है और फाइनली लास्ट में अपना डीमन ही जीतता है और उसकी सोल को ले जाता है। और देखते ही देखते गोवन के ऑफिस की वो घड़ी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारी दोई मैडम जो की सेट की हुई ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाना पड़ जाता है लेकिन वहां जाते ही ऐसा ही पता चलता है कि पूरा रेस्टोरेंट तो बुक हो चुका है और वो उस लड़के के पास जाकर बैठती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गोवन था। वैसे तो दोई वहां पर एकदम एटीट्यूड में बैठती है और बोलते कि मुझे इस ब्लाइंड डेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने डीमन का चार्मिंग और हैंडसम फेस देखती है चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। डीमन का तो काफी गुस्सा आता है इसी वजह से तो ये रेस्टोरेंट 1 महीना पहले ही बुक कर लिया था ताकि आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खा सके। लेकिन दोई की एक सारे क्वेश्चन से वो काफी ज्यादा ही इरिटेट होने लग जाता है क्योंकि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट थी ही नहीं बल्कि उसकी ब्लाइंड डेट तो एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और तो ही गलत जगह पर पहुंच गई थी। गोवन के में रूड बिहेवियर को देखकर दोई उसे बोलती है कि मैं तो सिर्फ ऊपर वाले के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि डीमन को लगता है कि शायद इसे गॉड ने भेजा है और वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन। और जैसे ही दोई फिर उसे अपना कार्ड निकाल कर दिखाती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हंसकर भी बोलता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसकी वजह से थोड़ा नर्वस हो गया था। देखते ही देखते वहां पर उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुंच चुके थे। जैसे ही दोही वॉशरूम जा रही होती है तो वेटर से बस टकराने वाली थी जिसके हाथ में एक खूबसूरत सा केक था, लेकिन गोवन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। ये देखकर तो दोई काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे था और उसे तो यही लग रहा था कि गोवन ने ये सब को सिर्फ उसके लिए ही किया है।
लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था। पूरे 1 महीने का वेट करने के बाद इस रेस्टोरेंट को बुक करके गोवन ने अपना फेवरेट केक मंगवाया था। बस वो फिर खाना ही चाह रहा होता है, लेकिन माफिया गुंडे उसके रास्ते में बार बार आ रहे थे। गोवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो माफिया गुंडे उसे उस केक का एक बाइट भी नहीं लेने दे रहे थे, ऊपर से केक तोड़ भी दिया था। और फिर क्या सबको बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ा होता है। जबरदस्त फाइट चल रही होती है। सभी गुंडों को पहले तो वो न्यूज़पेपर के अंदर खींच लेता है और ये करके सबको डराने के बाद सबको ही न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है। वही वॉशरूम के अंदर गलतफहमी का शिकार हुई दो ही जैसे ही बाहर खुश होकर आ रही होती है। इससे पूछती है कि केक कहाँ चला गया। गोवन का तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे वहां से जाने के लिए गुस्से में बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैडम जो की फैमिली के बारे में ये पता लगता है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। लेकिन उसके बाद भी मैडम जो दो ही से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपनी कंपनी का CEO भी उन्होंने दो ही को ही बनाया है और इसी कारण से उनके तीनों बच्चे तो इसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और इसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिसके कारण वो सब मैडम जो के पास दो ही को चेयरपर्सन बनने से रोकना चाहते हैं और खुद उसकी रिवाल लेना चाहते हैं। दो ही भागते हुए फटाक से हॉस्पिटल पहुंच जाती है क्योंकि मैडम जो ने उससे झूठ बोला था कि वो बस मरने ही वाली है। लेकिन दोई को उनके नाटक के बारे में पता चल जाता है और उनसे नाराज हो जाती हैं। और ये फ्लैशबैक के सीन से हमें ये पता चलता है कि मैडम जू ने बचपन से ही दोई को हमेशा प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है और यहाँ तक कि उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड से भी उसका ब्रेकअप मैडम जू ने इसीलिए करवाया था क्योंकि वो दोई के लायक नहीं था और उसे चीट कर रहा था। ब्लाइंड डेट पर मिले लड़की को बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बोलने पर जैसे ही फिर मैडम जू उसे रियल वाली ब्लाइंड डेट का फोटो दिखाती हैं, दोई तो काफी शौक हो जाती है और इससे सब समझ में आ जाता है कि मैच मेकिंग वालों ने उसे सेम रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था और वो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई। दूसरी तरफ डीमन जाकर सीधा अपने चैकेट की मिस्टर पार्क से मिलता है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जॉसन एरा का 200 साल पुराना वही भूखा आदमी था जिसके साथ में डीमन ने कॉन्टेक्ट साइन किया था, लेकिन अब उसने काफी ज्यादा उससे एक्सटेंड कर दिया है और इसलिए वो अब तक उसके साथ में है। यहाँ ना चाहते हुए भी डोई को मैडम जो के जिद करने पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है। और दोस्तों वो अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती थी क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। गोवन अपनी ऑफिस में अपने सुपर नेचुरल पावर से अपना सारा काम कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था दोस्तों। सरी मैम की लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए पहुंच जाती है और बोल गई कि मैंने सुना है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, जहाँ पर मिस्टर पार्क भी उसके साथ में होते हैं। और गए से यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पिछले टर्म से ही ये दोनों गोवन के साथ में है। गोवन ने इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता और जिस बात को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और इसीलिए ये दोनों से छेड़ते रहते हैं हमेशा। और साथ ही फेरी का तो गोवन पे क्रश भी है। वही दूसरी तरफ तो ही बीच पर बैठी हुई अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए सारी खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है और साथ ही टाइम को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मेरा शार्पेस्ट बर्थडे अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो वहां से उठकर जा रही होती है, कैब में बैठती है तो वहां पर उसे ये मालूम चलता है कि जिस कैब को उसने बुलाया था वो तो वो कैब रही नहीं और वो ड्राइवर एक खूनी था, जो कि सीरा उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। दो ही जैसे तैसे बच के बाहर भागती है और वहीं भीमन भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे उसे दो ही भागते हुए दिखती है। और दोस्तों ये वही सीन है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गोवन के ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दो ही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये तो मेरी जान यहाँ पे खतरे में है और ऊपर से तुम्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे ही दो ही मान जाती है तो गोवन जाके खूनी को मार रहा होता है और उसकी बॉडी सीधा गाड़ी के ऊपर फेंकता है। दो ही तो काफी ज्यादा डर जाती है, ब्रिज के पास आकर छुप जाती है। गोवन आके ऐसे हाथ देता है, उसकी आंख एकदम लाल हो चुकी थी। दोई का हाथ छूते ही गोवन का हॉली क्रॉस जोरों से शाइन करने लग जाता है और वो खूनी भी जोर से गाड़ी चलाते हुए आ रहा होता है। जैसे ही गोवन उसे चुटकी वाला रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। दोनों फिर ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और गोवन बेहोश होकर डूबने लग जाता है। लेकिन दोई को होश था और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो डीमन का हॉली क्रॉस दोई के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को नदी के किनारे पाती है। गोवन भी दोही के हाथ पे अपना हॉली क्रॉस देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। जैसे ही वो उसे छूता है तो बहुत जोर से लहर आती है और पानी उनके ऊपर बस गिरने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि अब दोवन की पावर जो काम करने लग गई थी। दोई बाई बार बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि ये जब गोवन का क्रॉस आइन दोई के हाथ में ट्रांसफर हुआ था तो वो बेहोश हो गई थी, लेकिन गोवन को उस टाइम पर होश आ गया था और वही उसे बाहर निकाल कर लेकर आया था। दोई को सीधा हॉस्पिटल में हो जाता है, उससे कुछ भी सही से याद नहीं था। गोवन भी वही था, उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। दोई को तो यकीन ही नहीं होता कि अचानक से इतना रूड बंदा इतना स्वीट कैसे बन गया है।
और अपने हाथ पर उस क्रॉस साइन को देखकर बोलती है ये तो कितना ज्यादा भद्दा और गंदा है, ये अचानक से मेरे हाथ पे कैसे आ गया। उसे मिटानी होती है, दूरी होती है और वही गोवन उसे हर हाल में रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बोलता है कि इससे दूर रहो और इसे खराब मत करो, और वैसे ये मेरा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। दोहिल के मारने से पहले ही गोवन अपनी पावर से उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दोहिल के हाथ से छूटता है तो जबरदस्त चांटा उसको लगता है, बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। बेचारे का तो पूरा गाली लाल हो गया था। उसकी पास आकर बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में ऐसी झगड़े होने लग जाते हैं कि वहां पर पुलिस वाले उस खूनी के खिलाफ उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं कि जब आप पर हमला हुआ तो आप लोग साथ में ही थे ना, लगता है कि आप लोग कपल हो और जल्दी शादी करने वाले हो। दोनों जोर से चिल्लाते हुए ना बोलते हैं। वही दूसरी तरफ गोवन को आता हुआ देखकर मिस्टर पार्क उस डीमन बुक को छुपा लेते हैं जिसे वह छुप छुप कर पढ़ रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि अगर डीमन कोई नया डील नहीं कर पाए और साथ ही इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वो उसकी सोल को टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर उस डीमन को कभी ना खत्म होने वाली आग में बिलियन सालों तक के लिए जलते हुए छोड़ दिया जाता है। गोवन फिर मिस्टर पार्क को तो की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है और बातों ही बातों में मिस्टर पार्क देख लेता है कि गोवन के हाथ से उसका हॉली साइन चला गया है, जिससे कि वो तब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसकी पावर उसको जज करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक कर मारते हैं, लेकिन इस बार उसकी पावर काम नहीं करती है। देखकर उन्हें काफी दुख होता है, लेकिन गोवन भी कहा कम था, पावर्स चले जाने के बाद भी अपने ही एटीट्यूड में स्टाइल मारते हुए नेक्स्ट सोल को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो सोल कलेक्ट कर ही लूंगा। लेकिन वहां चाहता है कि बेचारे की टांटा फिस हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक बॉक्सर बंदे का था जिसने डीमन के साथ जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। दोनों में जबरदस्त फाइट चल रही होती है और यहाँ पर फाइनली गोवन को पता चल जाता है कि भाई बिना पावर के वह कुछ भी नहीं है। वही खोरी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और उसके रूम में बहुत सारी मास्क रखे थे, बहुत सारी लोगों की फोटोज भी लगी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा वाला शातिर फोनी है जो कि अब दोही के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है ना दोस्तों, ये तो आपको वीडियो के आगे पता चल ही जाएगा। और उसी टाइम पर वहाँ पर हाउस ओनर पहुंच आता है रेंट मांगने के लिए, जिसने की ये रूम कुछ स्टूडेंट्स को दिया था, लेकिन वो स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद ही गायब हो गए थे, जिन्हें तो किसी और ने वो केस खूनी ने ही मारा था। वैसे ही ये बहाना बनाकर हाउस ओनर को भी अंदर बुला लेता है और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। मैडम जोब यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुकी थी, दोयन से मिलने के लिए आती है और उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। और ये सुनते ही मैडम जोब तो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ बात तो जरूर थी जो कि वो छुपा रही थी। मैडम जो का भतीजा सियोक वहाँ पर पहुंच जाता है और दोई के साथ में से फ्लर्ट मारता हुआ देखकर मैडम जो से बोलती है कि जैसे भी तुम दोनों बचपन से ये साथ में काफी अच्छे फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है कि दोनों को आपस में की शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए दोई बोलती है कि अरे आप फिर से शुरू हो गई। और वहीं दूसरी तरफ अपन डीमन को देखते हैं, जिसने दोई के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही होती है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। ये बस सुवन को दिखाया जाता है जो कि मैडम सु की बेटी है और दोही से बहुत ज्यादा जलती है और इसलिए उसने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स को गिरा दिया था, जिस बात से वो तो बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन दोई भी वहीं पर होती है और उसे वार्निंग देते हुए बोलती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो भूल जाएगी कि सुहान मैडम सु की बेटी है। और साथ ही दोस्त की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सारी न्यूज मीडिया तक भी पहुंचाते ही और ये सुन फिर तो सुहान भी काफी शॉक हो जाती है। वही दूसरी तरफ मैडम सु चर्च में फादर के सामने अपनी गुनाहों की माफी मांगते हुए बोल रही होती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं हेल में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दोही को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। और वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब दोही के मॉम डैड की डेथ हुई थी तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के टाइम पर मैडम जू भी वहीं पर थी। तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियों से हुई है जिसका उन्हें इतना पछतावा है, ये गाइस हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ पर हमें मिस्टर पार्क के पास लाइफ की कुछ स्टोरी दिखाई जाती है, जिनमें से एक जन्म में तक वो मछुआरा था, लेकिन दूसरे जन्म में वो एक रेस्टोरेंट का मालिक हुआ करता था। लेकिन उसका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था, इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा था। बट वहाँ पर गोवन सही टाइम पर पहुंच आता है और उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट का साइन कराते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही 10 रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की खत्म होते ही तुम्हें फिर अंडर वर्ल्ड में जाना होगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मिस्टर पार्क के हाथ में पिन मारकर उनका ब्लड ले रहा होता है, तो उसी रहते मिस्टर पार्क को अपने पास लाइफ की सारी बातें याद आने लग जाती हैं जब वो मछुआरे थे और गोवन ने उनसे वही कॉन्ट्रैक्ट पहले भी साइन करवाया था, जिसके बाद से ही उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। और ऐसे ही फिर एक दिन मछलियां खाते खाते उसकी मौत हो गई और उसने अपने आप को हेल में पाया, जहाँ पर उन सारी मछलियों की
की आत्मा ने सबने मिलकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। सब कुछ याद आने के बाद उल्टा गवन को ही मारने लग जाता है, लेकिन क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका था। और ऐसे ही दोस्तों मिस्टर पार्क दोबारा से गवन की बातों में फंस गया और अपनी 2 जन्मों से वो उसके साथ में ही है। यही सब कुछ सोचते सोचते मिस्टर पार्क बोल रहे होते हैं कि काश बॉस की पावर उनके पास में ही होती तो वो ऐसे ही आसानी से बाकियों से भी अपना काम निकलवा लेते। जहाँ पर तभी सरी पहुंच आती है, सब कुछ सुन लेती है और बोल भी है कि क्या बॉस की पावर उनके पास में नहीं है, और चाकू की नोक पर मिस्टर पार्क से सब कुछ उगलवा लेती है कि वो हॉली साइन ऑफ दोही के हाथ में, यानी सारी पावर उसी के पास में है। वही दूसरी तरफ अपने हैंडसम डीमन ने दोही को ये झूठ बोलकर वहां पर बुलाया हुआ होता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो काफी ज्यादा बीमार है। लेकिन उसका इतना ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग चेहरा देखकर दोही तो उसे देखती ही रह जाती है और बोलती है कि तुम तो इतनी ज्यादा चमक रहे हो तो किस टाइम से बीमार लगते हो। लेकिन ये सब तो अपने डीमन का एक सोचा समझा प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपनी पावर यूज करनी है तो उसके लिए उसे अपना हॉली क्रॉस चाहिए जो कि दोही के हाथ में है, और जब तक दोही उसके साथ रहेगी वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और ऐसा ही फटाक से वो उस बॉक्सर के पास पहुंच जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था। घड़ी को एकदम उसके सामने लेकर जाता है और अपने हाथ से जैसे कि वो एक इशारा करता है, बॉक्सर वहीं पर मर जाता है। बॉक्सर के सोल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पर जल जाता है और साथ ही गवर्न के ऑफिस की वो लाइफ टाइम वाली वॉच भी गायब हो जाती है। और इस तरह से अपना डीमन पनिशमेंट से भी बच जाता है। दोही तो उसे देखती रह जाती है, पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इसके बाद वो उसे बीच के साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि अब बस एक और काम बाकी है। और वहाँ पर घारीनों का छिड़ोकर रोमांस चल रहा होता है। दोही तो कुछ और समझने लग जाती है और बोलती है कि हम तो कल सभी भी मिले हैं और एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि वो तो काफी नर्वस फील करने लग जाती है कि ये वो क्या उटपटांग सोच रही थी, जबकि गवन तो बस बीच के साइड में घूमना चाहता था। लेकिन फिर देखते ही देखते वो तो सीधा उसे लेकर पानी में कूद जाता है और बार बार अपनी हॉली साइन को बोल रहा होता है कि मेरे हाथ पर वापस आ जाऊं। बहुत देर तक वो तो पानी में रहते हैं, जिससे कि दोही की सांसें बंद होने लग जाती है। वो फटाक से बाहर आती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। डायरा से सॉरी भी बोलता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और ऐसे उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और बोलती है कि हमारा हिसाब अब क्लियर हो चुका है और अब मुझसे दूर आना। कोहे में बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पानी में जाने से जैसे उसका हॉली साइन दोही के हाथ से ट्रांसफर हुआ है, शायद वैसे दोबारा पानी में जाने से उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और वही हम दूसरी तरफ खूनी को देखते हैं जो कि अपनी बॉस से जाकर मिलता है और उसे एक फोन देता है जिसमें दोही के पेरेंट्स के साथ में उसकी बचपन की फोटो थी। तो अब ये इंसान कौन है और दोही को क्यों मारना चाहता है, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ सैरी ने भी दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। तलवार के साथ में वो तो डांस ही करने लग जाती हैं। वही दूसरी तरफ मैडन्सो का सबसे बड़ा बेटा नौसुक, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटली वर्ड्स का शिकार कर रहा होता है और उसके फेस पे एक अलग ही विलन वाली लुक होती है। नौसुक का बेटा भी यहाँ पर एक स्किन हेल्थ क्लिनिक पे होता है, जिसे देखते ही देखते अचानक से एक स्किन की एलर्जी होने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वही सुहान ने दोही के खिलाफ जो चाल चली थी वो तो सारी उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई थी और इसीलिए उसे काफी गुस्सा था और बोलती है कि दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीयुक का बिहेवियर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब था, वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। दोही बहुत ज्यादा परेशान थी, काफी दुखी थी। वो रास्ते में चलते हुए जा रही होती है, जहाँ पर अचानक से एक बाइक वाला आता है। उसके मुंह पे बस ऐसे फेंकने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना डेविल पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। गोवम ने दोही का हाथ भी पकड़ा हुआ था और इसलिए उसकी पावर भी शायद एक्टिवेट हो चुकी थी। दोही तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और सोच रही थी कि मैं ये तो नहीं जानती कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, लेकिन जब भी मुझे कोई जरूरत होती है तो हमेशा गोवन मेरे पास में ही होता है। दोही को बचाने के लिए वो ने ऐसी कार्टैक अपने ऊपर ही ले लिया था, जिससे कि उसके कपड़े चल जा रहे हैं और उसे देख तो दोही काफी ज्यादा शौक हो जाती है, पूछती है कि आखिरकार तुम वो कौन। फाइनली वॉन उसके सामने बोल देता है कि मैं डीमन हूँ जिसे तुम इंसान शैतान के नाम से जानते हो। दोही तो बहुत ज्यादा शौक में थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोल रहे थे कि तुम पर बार बार इतने सारे अटैक हो रहे हैं, जिसका साथ मतलब ये है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। वही वॉन के ऊपर एक आदमी सोने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी फिंगर से उसे हटाते हुए बोलता है कि ये सारे के सारे इंसान कितने ज्यादा बेकार होते हैं और सिर्फ आहनस से ही भरे रहते हैं।
और एक अजीब सी दिखने वाली लेडी से भी वो काफी ज्यादा डर जाता है, जो कि उसे बोलती है कि तुम्हारी लाइफ एक पतली रस्सी की तरह है जो कि किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। वॉन को उसकी बातें काफी अजीब और वो औरत पागल लगती है और इसलिए वहां से उठकर चला जाता है दोई के पास। वापस आते हुए वो उसी गाड़ी में काफी डांटने लग जाता है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो और अगर तुम्हारे चक्कर में मेरे टैटू को आज कुछ हो जाता तो जानती भी हो ये मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोही उससे बोलती है कि सच में क्या तुम एक डीमन हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं तुम सिर्फ उस पोकेमॉन की तरह तो नहीं हो या फिर उस जिन की तरह जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। वॉन तो उसकी ये बात सुनते ही भड़क कर बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे उस गंदे और भद्दे से जिन से कैसे कंपेयर कर सकती हो। हंसते हुए दूई बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो पावर्स है जिनका सोर्स मेरे हाथ के टैटू में है और उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना जरूरी है, वरना तुम अपने पावर को यूज नहीं कर सकते हो। जिसका साथ मतलब है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना तुम मेरी बॉडीगार्ड ही बन जाओ। चिढ़ते हुए वॉन बोलता है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करो और वो भी मैं किसी भी बेकार इंसान का बॉडीगार्ड तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बन सकता। खूनी भी दूरी का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था, लेकिन वॉन को वहां पर देखकर वो वापस से अपने अड्डे पे पहुंच जाता है और काफी गुस्सा हो रहा होता है जाके। और यहाँ पर उसकी हरकतों से ये समझ में आता है कि अरे भाई ये खूनी तो साइको भी है। गोवन के ऑफिस में मिस्टर पार्कर से फिर से छुड़ने लग जाते हैं क्योंकि इस बार दोही ने वॉन को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए जब आया था, लेकिन वॉन तो उसके लिए साफ साफ इनकार ही कर रहा था। जिसके बाद मिस्टर पार्क डेविल वाली बुक से उसे पढ़कर बता रहे होते हैं कि बहुत सालों पहले डेविल्स इंसानों के बीच रहकर उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। ये काम तो बॉडीगार्ड्स का भी होता है, तो फिर आपको बॉडीगार्ड बनने में क्या प्रॉब्लम है जब आप जानते हो कि दोही के पास में आपका होली क्रॉस है और इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक फ्लैश गाइड का ये भी पता चलता है कि अगर इंसानों को डीमंस या उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी पता चल जाता है तो डीमंस को सीधा उनकी याददाश्त ही मिटानी पड़ती है और ऐसा वो पहले भी एक लड़की के साथ में कर चुका था। वही दूसरी तरफ दोही भी उस हॉली क्रॉस को देखते हुए सोच रही थी कि शायद वो डीमन सच कह रहा था कि इसमें कुछ न कुछ पावर तो जरूर है और इसलिए से वो मैसेज पे वॉन को धमकाते हुए बोलने लग जाती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं इस टैटू को लेजर ट्रीटमेंट से हटवा दूंगी। वॉन तो काफी शौक हो जाता है और डर भी जाता है। वली दूसरी तरफ जैसे ही मैडम जू को दोरी की उस एसिड अटैक के बारे में मालूम चलता है, वो तो फटाक से इस फोन लगाकर उसका हालचाल पूछ रही होती है और उसके बाद वो अपने कंपनी की 10 सालों की फाइनेंस रिपोर्ट को मंगाकर चेक करती है जिसमें उन्हें बहुत सारे घपले मिलते हैं और ये जानकर तो वह काफी शॉक होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन मिस्टर पार्क के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है कि वो दोई से अपना हॉली क्रॉस वापस कैसे लेगा, लेकिन उसी टाइम पर उन्हें चलने की स्मेल आती है और वॉन की फिंगर भी चलने लग जाती है। दोनों काफी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि कभी ना पूछने वाली हवा अब स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमारा डेविल जलने वाला है। सरी वहां पर फटाक से पहुंचकर उसकी सीने पे पानी बेगल मारती है और वो आग बुझाती है। सबके साथ पहुंचता है डर चसीती है, जिसके बाद वॉन भागता हुआ जाता है दोई के पास और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। दोई से ये पूछती है कि आखिर करते तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हुआ। वॉन तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए बोलता है कि जब तुम इंसान छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी प्रोटेक्ट करते हो तो भला मैं तुम इंसानों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और उसके बाद यही फैसला है मेरा। और उसी टाइम पर उसके फिंगर में फिर से आग जलने लग जाती है, जिसे कि वो एक डब्बे में छुपाए हुए बर्फ से बुझा देता है जो कि वो अपने साथ ही लेकर आया था। जिसके बाद वो फटाक से दोही को लेकर एक बड़ी सी क्लॉक के ऊपर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पर थी और उसे देखकर तो दवाई की फिरती फिरती ही गुल हो जा रही है। यही मजा है दोस्तों जहाँ से हमारा डेविल अपना शिकार ढूंढता है, जिसके बाद उनके साथ से वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था और इसलिए उसे अपने हॉली क्रॉस की जरूरत थी जो कि दोई के हाथ में लिए वो तो उसे भी यहाँ उठा लाया। लेकिन सर देखते ही देखते उसकी फिगर फिर से जलने लग जाती है और अपने अगले शिकार के लिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ सबसे पहले दो अपने फिंगर्स को ठंडे पानी से धोता है और साथ ये दोई को ठंडा पानी अपने साथ में बचने के लिए भी दे देता है। जिसके बाद फिर एक लेडी से डील करने लग जाता है जिन्हें डॉक्टर ने कहा कि वो उनकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो लास्ट स्टेज कैंसर में है। लेडी बहुत ज्यादा रो रही होती है और जिसके बाद वार्डन से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हारी सोल को हेल में जाना होगा। पहले तो उस लेडी को डेविल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे उसकी बेटी की हालत खराब होती है वॉन के चुटकी बजाते ही वो स्टीवर्ड
हो जाती है। ये देखकर उसको उसकी बात तो यकीन हो जाता है और वो भी फिर उस डील के लिए मान जाती है। लेकिन डोई को तो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वॉन को रोकने की कोशिश भी वो कर रही होती है, लेकिन वॉन तो उल्टा उसे ये डांट कर बोलता है कि ये मेरी ड्री का टाइम है तो प्लीज इन सबसे दूर रहो। लेडी भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है, जिसके बाद फटाक से वो उसकी बेबी को ठीक करने के बाद दोई के साथ में बाहर आता है। दोई तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे बोलती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए जो कि अपने आप को जल्दी से बचाने के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे। बेचारे वॉन का तो मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि हर कॉन्टेक्ट साइन होने के बाद हो जाता है केक खाने, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था और वो सेलिब्रेट भी नहीं करवाया था। साथ ही वह तो को बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने उस बच्चे की जान बचाई है, और वैसे भी इस दुनिया में अगर कुछ चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। डुई को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वहां से ये बोलकर जाने लग जाती है कि जब उस बच्ची को ये मालूम चलेगा कि उसकी लाइफ उसकी मांग की सेक्रीफाइस के ऊपर है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। दारुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां से ये बोलकर निकल जाती है कि मुझे अब तुम्हारे जैसे डेविल बॉडीगार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि इतना ज्यादा सेल्फिश है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जो एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक मासूम इंसान को मार दिया और ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, जिससे कि वह तो बाहर जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन आखिरकार यह मिस्टीरियस इंसान है कौन और उसकी जैसा ही है ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ वॉन बैठा हुआ मजे से अपना केक खा रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर पार्क पहुंचकर बोलते हैं कि जिस दिन दोई के साथ में आपका हॉली पावर एक्सचेंज हुआ था वो दिन फुल मून था, और इसलिए अगर आपको वो वापस चाहिए सेम वैसा ही सिनेरियो अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें फुल मून ताबीद करना पड़ेगा, जो कि आज से सीधा 28 दिन बाद है। वॉन तो कंस्तोई की वही वाली बातें सोच रहा था, जिससे कि इससे काफी ज्यादा गिल्ट होता है और वो हॉस्पिटल में उस बच्चे से मिलने के लिए जाता है जो कि बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी थी, और वहां जाकर वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे विश क्या है, और जैसे ही वो बच्चे ये बोलते हैं कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कभी भी कोई सफर ना करना पड़े। वॉन तो सोच में डूब जाता है कि क्या सच में ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि अपने से ज्यादा दूसरों को प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही तो ये गाड़ी से बाहर आती है तो वहां पर अपना डेविल छाता लेकर खड़ा हुआ होता है, जो कि पूरी तरह से बॉडीगार्ड की कॉस्ट्यूम में था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, जैसे कि ये दोनों तो सिर्फ आंखों ही आंखों से बात कर रहे हो। ऑफिस में पहुंचते ही सारी लड़कियां तो वॉन को देखती रह जाती हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों ही पूछते ही कि क्या तुम बचपन से ही डेरिल थे या फिर कुछ और। वॉन इसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए बोलता है कि न भी 200 साल पहले तुम लोगों की तरह एक मामूली इंसान ही था, लेकिन उस टाइम पर भी मैं तुम सब की तरह एकदम लो लेवल का नहीं था और मेरा लेवल तो कुछ और ही था, और इसलिए गॉड ने मुझे हेल्थ की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना। दोई दस की सारी बातें सुनकर मन मन में ही मुस्कुरा रही होती हैं और उसके बाद तो मैडम जो से मिलने के लिए चाहती है, जो कि अपने फेवरेट ग्रीन हाउस में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो नहीं दिखती है वो तो वहाँ पे मर चुकी थी। थोड़ी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वॉन को बोलती है कि मैं तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी मैडम जू को बचा लो। लेकिन वॉन उसे कहता है कि वो विद फॉर सिर्फ उन्हीं इंसानों को बचा सकता है जिनके अंदर सांस या जान बाकी हो, जो ऑलरेडी मर चुके हो वो उन्हें नहीं बचा सकता। सीन शिफ्ट होता है और मैडम जो कि सीनियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और उनके बेटा और बेटे भी अपने फेक आंसू बहा रहे होते हैं सबके सामने। सुहान भी फिर दोई को ताना मारते हुए बोलती है कि अब तो मॉम भी जा चुकी है तो अब तुम्हारी साइड कौन लेगा, और उसी टाइम पर सुहान के 2 बच्चे बॉटल्स को अफोर्ड कर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पे उपस्थित सभी लोग तो हंसने लग जाते हैं। दोई को तो इन सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो समझ आ रही है कि मैडम जू की यहाँ पर मंडे का किसी को भी कोई दुख नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये एक पार्टी ही है।